खुशी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता का एक बीमारी के चलते देहांत हो गया था। तब से ही उसकी माँ भी बीमार रहने लगी और धीरे धीरे करके उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। गरीबी के कारण उनका ठीक से इलाज नहीं हो सका और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। अब वो चल फिर भी नहीं पाती थी। तब से खुशी ही अपने घर को चला रही थी। वो बाज़ार में सब्जियां बेचती और उनसे ही अपने घर का खर्चा पानी किया करती थी। खुशी अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं बाज़ार सब्ज़ी बेचने जा रही हूँ। अगर आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो तो बराबर से सैला मासी को बुला लेना। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो। अगर मुझे परेशानी होगी तो मैं तुम्हारी सैला मौसी को बुला लूँगी। अब तुम आराम से जाओ। और फिर खुशी बाज़ार की तरफ चली जाती है और बाज़ार में अपनी सब्जियों का ठेला लगाकर सब्जियां बेचने लगती हैं। ऐसे ही वो रोज़ बाज़ार जाया करती और सब्जियों को बेचकर ही वो अपना घर का खर्चा चलाया करती। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ का ठीक से इलाज कर सके, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां बेचने की वो हमेशा कोशिश में लगी रहती थी। रक्षाबंधन आने वाला था और खुशी अपनी सब्जियों का ठेला लगाकर खड़ी थी। वो सुबह से आवाज़ लगा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी सब्जियां नहीं खरीदी। शाम हो गई थी, लेकिन उसकी बोनी भी नहीं हुई थी। तभी वो देखती है एक लड़का फ़ोन पर कुछ बात कर रहा होता है। वो उससे बोलती है, भैया भैया, घर के लिए सब्ज़ी ले जाइए। बहुत ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ हैं, बहुत अच्छी सब्जियाँ हैं। ये सब्जियाँ ले जाइए भैया। इतनी छोटी उम्र में सब्जियां बेचते देख आदित्य खुशी के पास आता है और बोलता है, अरे गुड़िया, तुम इतनी छोटी उम्र में इतना काम कर रही हो। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? भैया, मेरे पापा कई साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए हम अपना पापा का इलाज नहीं करवा पाए। और तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, इसीलिए वो अब चारपाई पे से नहीं उठ पाती हैं। तब से मैं ही घर का सारा खर्चे करती हूँ और मैं ही उनका इलाज करा रही हूँ। ये सुनकर आदित्य बोलता है, अच्छा, तो तुम सब्जियां बेचती हो? हाँ भैया, आज सुबह से एक भी बोनी नहीं हुई है, एक भी ग्राहक नहीं आया है। और परसों को रक्षाबंधन है। मैं सोच रही थी कि अगर ये आज ये सब्जियां बिक जाती तो इन पैसों से मैं राखियाँ खरीदती और फिर क्या बेटा? और फिर मैं अपने माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में करा पाती और मैं उन्हें चलता फिरता देख पाती। ये सुनकर आदित्य उसकी सब्जियों को देखकर बोलता है, टेंशन मत लो गुड़िया, हमने गरीब बच्चों के लिए खाना रखा है जिसमें हम कई तरह की सब्जियां बना रहे हैं। हम कहीं और से भी सब्जियां खरीदेंगे, इससे अच्छा हम तुमसे ही ये सारी सब्जियां खरीद लेते हैं। थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास एक लड़का आएगा, तुम उन्हें सारी सब्जियां दे देना। और ये बोलते हुए वो उसे कुछ पैसे देता है। खुशी पैसों को देखकर बोलती है, ये पैसे तो मेरे सब्जियों के भाव से ज़्यादा हैं। अरे कोई बात नहीं गुड़िया, तुम ये सब रख लो और राखी लाओ और तुम उसमें मेहनत करो, ठीक है? खुशी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो अगले दिन ही नए नए डिज़ाइन की और अलग अलग वैरायटी की राखी लाकर अपने ठेले पर लगा लेती है और आवाज़ लगाती है, राखी ले लो, राखी ले लो, रक्षाबंधन के लिए राखी ले लो। लेकिन उसके पास कोई नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसके पास एक भी ग्राहक नहीं आया। फिर वो घर वापस लौट आती है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ उससे बोलती है, अरे बेटा, क्या हुआ? तुम गई थी तो बहुत खुश थी, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है बेटा? क्या बात है, बताओ। माँ, आज मैं सोच रही थी कि सारी राखियाँ बिक जाएंगी मेरी, लेकिन आज तो एक भी राखी नहीं बिकी है और सभी पैसों से मैं राखियाँ खरीद लाई हूँ। सब बड़ी बड़ी दुकानों पर जा रहे हैं, मेरे ठेले पर कोई नहीं आ रहा। माँ, एक भी राखी नहीं बिकी आज। कोई बात नहीं बेटा, तुम कल फिर जाना। कल ही तो रक्षाबंधन है, कल बहुत सारे लोग आएंगे और वो जल्दी जल्दी राखी खरीदेंगे, देखना। उसकी माँ इस तरह उसे तसल्ली देती है। अगले दिन खुशी सुबह ही बाज़ार में पहुंच जाती है और राखी बेचने लगती है। राखी ले लो, राखी ले लो। इस तरह वो आवाज़ लगा रही थी, लेकिन कोई भी उसके पास आज भी नहीं आ रहा था। सब बड़ी बड़ी दुकानों पे से ही राखियाँ खरीद रहे थे, लेकिन उसके ठेले पर कोई नहीं आ रहा था। ऐसे ही काफ़ी टाइम हो जाता है। खुशी बहुत उदास हो जाती है और वो ये समझती है कि अब उसकी राखियाँ नहीं बिकेंगी। तभी उसे सामने से आदित्य आता हुआ दिखता है। आदित्य उसके पास आकर बोलता है,
अरे गुड़िया, कैसी चल रही है तुम्हारी दुकानदारी? कितनी राखियाँ बिक गई तुम्हारी? भैया अभी तक तो एक भी नहीं बिकी है, लेकिन शायद थोड़ी बहुत बिक जाए अब। ऐसा बोलकर खुशी अपने दुख को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन आदित्य उसके चेहरे पर उसका दुख साफ देख लेता है और बोलता है, अरे गुड़िया तुम टेंशन मत लो, देखो मैं बेचकर दिखलाता हूँ तुम्हें। और फिर आदित्य उसकी जगह पर खड़ा हो जाता है और फिर वो एक नए अंदाज में राखियाँ बेचना शुरू करता है। राखियाँ ले लो, राखियाँ ले लो, जादुई राखियाँ ले लो। अगर तुम ये अपने भाई के हाथ में बांधोगी तो तुम्हारे भाई की उम्र 100 साल से भी लंबी हो जाएगी। राखियाँ ले लो, जादुई राखियाँ ले लो। इस अनोखे अंदाज को देखकर लोग उसके तरफ आकर्षित होने लगे और धीरे धीरे करके उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। आदित्य ऐसे ही लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर रहा था और खुशी सबको राखियाँ देती जा रही थी। इसी तरह थोड़ी सी ही देर में उसकी सारी राखियाँ बिक गईं। फिर आदित्य उससे बोलता है, देखा खुशी, ऐसे बेचते हैं राखियाँ, अब तो तुम्हारी सब बिक गई ना? नहीं भैया, मेरी सारी राखियाँ नहीं बिकी हैं, मेरे पास अभी एक राखी बाकी है। अरे अभी तो तुम्हारे पास एक ग्राहक आया था लेने, तुमने तो उससे मना कर दिया था। तुमने तो बोला था सारी राखियाँ बिक गईं। अरे भैया, ये राखियाँ बेचने के लिए नहीं है, ये किसी के हाथों पे बंधने के लिए है। मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन जब से आप आए हो मुझे ऐसा लगता है कि आप ही मेरे भाई हो। और जो मुझे हर दिन एक भाई की कमी तरसाती थी, आज ऐसा लगता है कि वो कमी पूरी हो गई है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ये राखी आपको बांध सकती हूँ? अरे हाँ गुड़िया, बिल्कुल, मेरी भी कोई बहन नहीं है और मैं भी तुम्हें देखकर यही सोच रहा था कि अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो वो तुम्हारे तरह नटखट होती। और फिर खुशी आदित्य के राखी बांध देती है। आदित्य एक लिफाफा उसे देता है और बोलता है, ये लो खुशी, ये तुम्हारा गिफ्ट है, जल्दी खोल के देखो इसमें क्या है। खुशी जैसे ही उसे खोल के देखती है, उसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। अरे भैया, इतने सारे पैसे तो आज तक मैंने नहीं देखे और आप ये मुझे दे रहे हो? हाँ खुशी, इन पैसों से तुम अपनी माँ का इलाज करा सकती हो और जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा भाई ही तो हूँ। तुमने मेरी राखी बांधी है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सहायता करूँ। ये सुनकर खुशी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और इस तरह उसकी माँ का भी इलाज जल्दी हो जाता है और उसकी माँ भी अपने पैरों पर चलने लगती है। एक शहर में सोनाली अपने पिता के साथ रहती थी। उसका कोई भाई नहीं था और मम्मी भी नहीं थी। उसके पापा बड़े बिजनेसमैन थे। एक दिन वह अपने पापा के साथ घूमने जा रही थी। वह पापा से बोलती है, पापा मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम कुछ खाने को ला दो। बेटा अभी ला कर देता हूँ, तुम यहीं बैठो, मैं पास की दुकान से ही कुछ लाता हूँ, कहीं जाना मत, ओके? जी पापा, आप जल्दी आना। और सोनाली के पापा उसे गाड़ी में छोड़कर पास की दुकान से कुछ लेने के लिए चले जाते हैं। पापा को और पता नहीं कितनी देर लगेगी, यहाँ तो मैं बोर हो रही हूँ, क्या करूँ? तभी उसे एक लड़का राखी बेचता हुआ दिखता है। उसका नाम लकी था। राखी ले लो, राखी ले लो, सुंदर सुंदर राखी ले लो, अपने भाइयों के लिए सुंदर राखी ले लो। लकी को देखकर सोनाली उसके पास जाकर बोलती है, अरे वाह, ये राखी तो बहुत सुंदर है। ले लो बहन, अपने भैया के लिए राखी ले लो। नहीं, मैं ये राखी नहीं ले सकती। क्यों? तुम ये राखी क्यों नहीं ले सकती? ये बहुत सुंदर राखी है, तुम्हारे भैया के हाथ पर बहुत अच्छी लगेगी। मैं इस राखी को लेकर करूँगी भी क्या? मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, मैं बांधूंगी किसे? अच्छा, मेरी भी कोई बहन नहीं है, तुम मुझे बांध देना। ये सुनकर सोनाली बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे दूर से अपने पापा आते हुए दिखते हैं। 2 दिन बाद राखी है, मैं यहीं आकर तुम्हें राखी बांधूंगी। अभी मेरे पापा आ रहे हैं, वो तुमसे बात करते हुए देखेंगे तो बहुत नाराज होंगे। मैं चलती हूँ भैया। सोनाली के मुंह से भैया सुनकर लकी बहुत खुश होता है और वहां आकर राखी बंधवाने के लिए मान जाता है। 2 दिन बाद जब राखी का दिन आता है, सोनाली हाथ में राखी लिए हुए उसके पास आती है और लकी को राखी बांध देती है। बहन, तुमने तो मुझे राखी बांध दी, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। अरे भैया, मैंने कुछ लेने के लिए थोड़ी ना राखी बांधी है, मुझे एक भैया मिल गया, यही मेरे लिए काफी। और वो लकी को एक दुकान पर लेके जाती है और वहाँ से महंगे महंगे कपड़े दिलाती है। लकी उन कपड़ों को देखकर बोलता है, अरे बहन, इतने महंगे कपड़े तो मैंने आज तक नहीं पहने और ये तुम मुझे दिला रही हो, मैं ये कपड़े नहीं ले सकता। अरे कोई महंगे नहीं है भैया, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए राखी का गिफ्ट है। उन कपड़ों को लेकर लकी बहुत खुश होता है और ऐसे ही अक्सर वो दोनों मिला करते और बहुत सारी बातें किया करते। लकी को बहन का प्यार मिला और सोनाली को भाई का प्यार मिला।
ऐसे ही समय बीतता है और अगली राखी आती है। लकी उसी जगह सोनाली का इंतज़ार करता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन सोनाली नहीं आती है। लकी फिर सोनाली के घर पहुंचता है। सोनाली की बड़ी सी हवेली देखकर लकी हैरान हो जाता है और वो उस हवेली के अंदर जाने लगता है। तभी गार्ड उसे रोक लेता है और बोलता है, अरे अरे लड़के, तुम कौन हो और कहाँ अंदर घुसे चले जा रहे हो? मुझे सोनाली से मिलना है। अरे सोनाली मैडम से कोई नहीं मिल सकता। और तुम हो कौन जो सोनाली से मिलना चाहते हो? मैं उसका भाई हूँ। क्या सोनाली बेबी का कोई भाई नहीं है और वो तुम जैसे फटीचर को अपना भाई बनाएगी? चलो भागो यहाँ से। और इस तरह गार्ड उसे बाहर निकाल देता है। लकी दरवाजे पे ही खड़े रहता है और वो वहाँ से नहीं जाता। बहुत रात हो जाती है लेकिन वो वहाँ से नहीं हिलता। तभी सोनाली के पापा उसे देखते हैं और गार्ड से पूछते हैं, अरे ये कौन लड़का है जो इतनी देरों से यहीं खड़ा है? इतनी रात में इसे डर नहीं लग रहा? यह लड़का सोनाली मैडम से मिलने आया है और अपने आप को सोनाली मैडम का भाई बता रहा है। फिर सोनाली के पापा लकी के पास जाकर बोलते हैं, अरे कौन हो तुम? क्यों यहाँ खड़े हो और सोनाली से क्यों मिलना चाहते हो? सोनाली मेरी बहन है, उसने मुझे राखी बांधी है और आज भी राखी का दिन है, इसीलिए मुझसे राखी बंधवाने आया हूँ। सोनाली तुझे अपना भाई बनाएगी? अपनी हैसियत देखी है? हम इतने बड़े लोगों के सामने तेरी खड़े होने की औकात नहीं है और तू सोनाली से राखी बंधवाने आया है? चल भाग यहाँ से। और इस तरह वो लकी को भगा देते हैं और उस दिन के बाद लकी सोनाली से कभी नहीं मिलता है। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बाद लकी सोनाली के घर के सामने से निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके पापा सोनाली को आवाज़ लगा रहे थे, सोनाली सोनाली बेटा जल्दी आओ, हमें लेट हो रहा है। सोनाली को देखकर लकी बहुत खुश होता है और वो सोनाली के पास जाता है और बोलता है, अरे सोनाली बहन, तुम इतने सालों से कहाँ थी? आज 10 साल हो चुके हैं और तुम मुझे आज मिल रही हो। मैं हर राखी तुम्हारा इंतज़ार करता था लेकिन तुम क्यों नहीं आई? तुम कहाँ चली गई थी? अरे तुम कौन हो और मुझे बहन बहन क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हें राखी क्यों बांधूंगी भला? तुम अपनी हैसियत देखते हो? अरे बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। 10 साल पहले हम मिले थे और तुमने मुझे राखी बांधी थी। अरे मैंने किसी को कोई राखी नहीं बांधी और मेरा कोई भाई नहीं है और मैं तुम जैसे फटीचर को अपना भाई बनाऊंगी? ये सब झूठ बोल रहे हो तुम, जाओ यहाँ से। अरे नहीं बहन, तुमने मुझे अपना भाई माना था। मैं राखी बेच रहा था और तुमने मेरे ठेले पर से लेकर मुझे ही राखी बांधी थी। याद करो बहन। अरे नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है और मैंने किसी को राखी नहीं बांधी। अगर बांधी भी होगी तो मेरा बचपना था। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और सब बदल चुका है और तुम अपनी हैसियत देखो। चलो जाओ यहाँ से। और इस तरह सोनाली भी उसे वहाँ से भगा देती है। 2 दिन बाद लकी देखता है कि एक जगह बहुत भीड़ लगी है। वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ था। लकी पास जाकर देखता है तो वो सोनाली थी। सोनाली का एक कार से एक्सीडेंट हो गया था। लकी जल्दी से सोनाली को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। डॉक्टर लकी से बोलते हैं, लकी तुम्हारी बहन की आंखें चली गई हैं, अब वो नहीं देख सकती। क्या? लेकिन कैसे ठीक होंगी उसकी आंखें? मेरी बहन को कैसे भी करके ठीक करो डॉक्टर। हाँ हम देखते हैं अगर किसी की आंखें मिल गई तो, लेकिन हमने बहुत ढूंढवाई है, किसी की भी आंखें नहीं मिल रही हैं। डॉक्टर साहब तुम मेरी आंखें ले लो, मेरी आंखें मेरी बहन के अंदर डाल दो। लेकिन लकी अगर तुम्हारी आंखें निकल गई तो फिर तुम कुछ नहीं देख पाओगे। मुझे इसकी फिक्र नहीं है डॉक्टर साहब, तुम बस मेरी आंखें ले लो और मेरी बहन को दे दो, मैं उसी की आंखों से सब कुछ देखूंगा। और फिर डॉक्टर राजी हो जाते हैं। लकी एक लेटर लिखता है और डॉक्टर से बोलता है, जब सोनाली की आंखें ठीक हो जाएं तो तुम ये लेटर उसे देना, लेकिन मेरा नाम और मेरा पता मत बताना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी लकी। और डॉक्टर लकी को आंखें दान करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में आने के लिए बोलते हैं। लकी जाने से पहले सोनाली के पापा को उसके एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। हेलो अंकल, सोनाली का एक कार से एक्सीडेंट हो गया है, वे हॉस्पिटल में है, आप जल्दी आओ। आप कौन बोल रहे हो और एक्सीडेंट कैसे हुआ? अंकल सोनाली को एक कार ने टक्कर मार दी, उसकी हालत नाजुक है, आप जल्दी आओ। लकी के फ़ोन के बाद सोनाली के पापा हॉस्पिटल पहुंचे। उधर लकी अपनी आंखें सोनाली को दान कर देता है और वहां से चला जाता है। डॉक्टर साहब अब मेरी बेटी कैसी है? अब आपकी बेटी ठीक है, किसी ने अपनी आंखें देकर सोनाली की आंखें लौटाई हैं। कौन है वो डॉक्टर साहब? मुझे उससे मिलना है। सॉरी पर हम उसका नाम और पता नहीं बता सकते, उसने बताने से मना किया है। जब सोनाली की आंखें ठीक हो जाती हैं तो डॉक्टर उससे बोलते हैं, तुम्हारी आंखें किसी और की देन है और उसने तुम्हें ये पत्र देने को कहा है। सोनाली पत्र ले लेती है
और पढ़ती है। उसमें लिखा था, सोनाली, तुमने शायद भाई बहन के रिश्ते को एक मजाक समझा, पर मैंने तुम्हें अपनी बहन माना। 10 साल तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। मैं तुम्हारे घर भी गया, पर तुम्हारे पापा को यह मंजूर नहीं था। सही भी है ना, एक अमीर घर की लड़की एक गरीब घर के लड़के को अपना भाई कैसे बना सकती है? पर मैंने तुम्हें दिल से बहन माना। जब तुमने राखी बांधी तब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं था। आज उसी राखी का कर्ज उतार रहा हूँ। इस तोहफे को स्वीकार करना। तुम्हारा भाई लकी। ये सुनकर सोनाली और उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने किए पर पछताते हैं। सोनाली लकी को हर जगह ढूंढती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। लकी जा चुका था। वो अपने भाई का फर्ज निभाकर उससे बहुत दूर जा चुका था। ये सब मेरी ही गलती है। पहले तो मुझे माँ और भाई का प्यार नहीं मिला, लेकिन जब मुझे प्यार मिला तो मैंने अपने भाई के प्यार को ठुकरा दिया। मैं अपनी दौलत के चक्कर में अंधी हो गई थी। मैं कितनी खुदगर्ज बहन हूँ। मैंने अपने भाई के प्यार को नहीं समझा और एक राखी के महत्व को भी नहीं समझा। बेटी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं, मेरी गलती है। मैंने ही तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ दिया, तुम दोनों को अलग अलग कर दिया, तुम दोनों को इस दौलत के चक्कर में जुदा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो इसी तरह पछताते रह जाते हैं। लेकिन एक गरीब भाई अपने भाई होने का फर्ज निभा जाता है और वो ये दिखा जाता है कि भाई बहन का रिश्ता किसी दौलत पर नहीं टिका होता। एक गांव में एक किसान अपने बीवी और अपने बच्चे के साथ रहा करता था। वह पूरा दिन अपने खेत में काम करता था और शाम होते ही अपने घर आ जाया करता था। एक दिन वह जैसे ही रास्ते से होकर अपने घर आ रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रामू घबरा जाता है और बोलता है, अरे अरे चुड़ैल, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ। इतना कह के किसान वहां से भागने लगा और भागते भागते अपने घर पहुंच गया और घर पहुंचकर सारी बात अपनी बीवी को बताने लगा। आज जब मैं खेत पे से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक चुड़ैल मिली। उस चुड़ैल मुझे मारने वाली थी, लेकिन उससे पहले मैं भाग के घर आ गया। अरे तुमने अच्छा किया, चलो तुम भाग कर आ गए, वरना तो आज तुम्हें मार ही डालती। अपने गांव में एक तांत्रिक है, हम तुम उनके पास चलते हैं, वो जरूर कुछ न कुछ कर देंगे। फिर वो दोनों वहां से तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक के पास जाकर बोलते हैं, तांत्रिक जी, मैं जब खेत पे से आ रहा था ना, तो मुझे एक चुड़ैल मिली थी जो मुझे मारना चाहती थी। अरे अच्छा, तुम मेरे पास पहले से क्यों नहीं आए? चलो अच्छा ऐसा करो, अब तुम दोबारा चलो वहाँ, मैं देखता हूँ वो तुम्हें कैसे मारेगी। अरे तांत्रिक जी, वो बहुत खतरनाक है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ, मैं सब सही कर दूंगा। तुम बस एक बार मुझे वहाँ ले चलो। मेरे पास एक जादुई चाकू है जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया है। फिर वो तीनों वहाँ जाते हैं। पंडित जी पहले ही रुक जाते हैं और उस किसान और उसकी पत्नी आगे चले जाते हैं। जैसे ही वह वहाँ पहुँचते हैं तो चुड़ैल सामने से उड़ती हुई फिर उनके सामने आ जाती है और बोलती है, अरे तुम फिर आ गए, अच्छा हुआ आपके सी तुम अपनी बीवी को भी साथ लाए हो। मैं दोनों को खा जाऊंगी, तुम दोनों को जान से मार दूंगी। वह इतना बोल ही रही होती है, तभी तांत्रिक उसके पीछे से आके उसके जादुई चाकू मार देता है, जिससे वह मर जाती है। और फिर किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। बहुत समय पहले एक नूरपुर नाम का गांव हुआ करता था। उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। वह पंडित जी एक दिन एक सेठ के घर पूजा करने के लिए जाते हैं। वह सेठ पंडित जी की पूजा से खुश होकर उन्हें दक्षिणा में एक भैंस देता है। पंडित जी, हम आपकी पूजा से बहुत खुश हैं। आपने हमारे घर बहुत ही अच्छी पूजा की है। आपने हमारा दिल खुश कर दिया। कृपया करके आप इसे हमारी तरफ से स्वीकार करें। अरे सेठ जी, इस भैंस की क्या ज़रूरत थी? चलो फिर आप नहीं मानते हैं तो हम इस भैंस को ले जाते हैं।
फिर पंडित जी उस भैंस को अपने साथ लेकर रास्ते में आ रहे होते हैं। तभी आते आते उन्हें शाम का वक्त हो जाता है। रास्ते में मुलाकात उनकी एक चोर से हो जाती है और वह चोर उनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। अरे भाई, हमारा रास्ता रोककर क्यों खड़े हो? हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा करो, हमें जाने दो, हमारे रास्ते से हट जाओ। अरे वाह पंडित, आज तो मोटा हाथ मारा है। दक्षिणा में भैंस मिली है। चल अब छोड़ इसे। ऐसा कर, अब ये भैंस मेरे साथ जाएगी। तू पतली गली पकड़ के निकल ले यहाँ से अब। अरे भैया, क्यों मजाक कर रहे हो? हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमें जाने दो। अरे पंडित, क्यों रे, तुझे ये मजाक लग रहा है? ये डंडा देख रहा है मेरे हाथ में, इससे तेरा सिर फोड़ दूंगा। सीधे सीधे भैंस मेरे हवाले कर दे। देखो भाई, तुम ये जो कर रहे हो ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम किसी पंडित के साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें इसका बहुत बुरा फल मिलेगा। क्यों रे पंडित, ये क्या किसी पत्रिका में लिखा है क्या? फिर पंडित जी सोचते हैं, ये चोर तो बहुत चालाक है, ये ऐसे नहीं मानेगा। ये तो लग रहा है मेरी भैंस छीन कर ही मानेगा। लेकिन मैं कहाँ इसे भैंस देने वाला हूँ। लेकिन इसके हाथ में डंडा है, अगर इसने मार दिया तो। क्यों रे पंडित, क्या सोच रहा है? बहुत देर हो गई, अब अपनी जान बचा के यहाँ से निकल ले और ये भैंस मेरे हवाले कर दे। मैं यही सोच रहा था कि तुम अगर मुझसे भैंस चुरा लोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि मैं एक पंडित हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे उसके बदले में कुछ दो तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए है ही क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम मुझे अपना डंडा दे दो और मेरी भैंस ले लो, फिर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। फिर चोर सोचता है, अरे कितना पागल पंडित है, एक डंडे में मान गया। भला इसे डंडे से क्या फायदा होगा, मगर मुझे क्या करना है, दे देता हूँ। वाह पंडित जी, क्या ठीक उपाय है। ये लो डंडा और अपनी भैंस मुझे दे दो। चले पंडित, अब तो लाठी भी मिल गई तुझे। चल निकल यहाँ से। अब निकलेगा तो बेटे तो यहाँ से। चल, तुझे एक मौका देता हूँ, अपनी जान बचा के निकल ले यहाँ से। ये सब क्या है पंडित? यही तो बेटे, जिसकी लाठी उसी की भैंस। आया कुछ समझ में? तूने क्या सोचा था, तू इतनी आसानी से पंडित से भैंस हड़प लेगा? बेटे, हल्के में ले रहा था। अब चल निकल यहाँ से, नहीं तो इस डंडे से तेरा सिर फोड़ दूंगा। पंडित जी की बात सुनकर चोर बहुत हैरानी से सोचने लगता है, अरे, ये पंडित तो बड़ा चालाक निकला। इसने मुझसे मेरी लाठी भी ले ली। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, कहीं ये सचमुच मेरा सिर ना फोड़ दे। फिर वो चोर वहाँ से चुपचाप भाग जाता है और ब्राह्मण बोलता है, अरे बेटा, भागता कहाँ है? अपनी भैंस तो ले जा। नहीं लेके जाएगा, क्योंकि मेरे पास लाठी है। इसी को कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस।